Welcome back to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for +2 class for the subject of chemistry. This is our 9th lecture. In this lecture we will discuss about कि जो पोजीशन होती है voids की और जो उसका जो नंबर होता है वो कितने प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं या जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं उनकी जो रेडियस रेशियो होती है, आप एटम्स की लगा लो या फिर टेट्राहेड्रल वर्ड की और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं। किस किस के बीच में, ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड द स्फीयर्स, और किसके बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड एंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन क्या डालेंगे, सबसे पहले रेडियस रेशियो। क्या नाम होगा टॉपिक का, रेडियस रेशियो। ओके, रेडियस रेशियो। जो रेडियस रेशियो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कि रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। पहले आप फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे कि रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनाइन, उससे हमारे पास क्या आ जाती है, रेडियस रेशियो आ जाती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। ओके, ये चीज़ समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम क्रिस्टल्स बनाते हैं और ये जो रेडियस रेशियो ये काउंट होती है सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कैटाइन भी प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनाइन प्रेजेंट होते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब हम क्रिस्टल बनाते हैं यूनिट सेल की फॉर्म में, यूनिट सेल में एटम्स आपको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहता है कि जब हम क्रिस्टल्स बनाते हैं तो उसमें जो एनाइंस होते हैं वो क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो नेटवर्क बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगी किसी भी क्रिस्टल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनाइन के ऊपर। मतलब एनाइन जो है वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे वो फेस सेंटर पे हो या फिर वो बॉडी सेंटर पे हो या फिर कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। ठीक है, लेकिन जो कैटाइंस होते हैं ये किसको ऑक्यूपाई करते हैं, वॉइड को। किसको ऑक्यूपाई करते हैं, वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। और जो एनाइंस होते हैं दे मेक, ये क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है या फिर बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है या फिर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है वो क्या कहलाएगी, रेडियस रेशियो कहलाती है कि रेडियस ऑफ कैटाइन और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अभी जो रेडियस ऑफ एनाइन है मैंने आपको बताया कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैटाइन्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मतलब वर्ड्स। ठीक है, कैटाइन का मतलब क्या है, मतलब कैटाइन जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो वॉइड्स के अंदर ही जाएगा, क्योंकि मेन जो स्ट्रक्चर है वो तो किसने बना दी, एनाइन ने बना दी। और हम जो लेते हैं एटम्स का जो साइज लेते हैं या फिर उसकी जो शेप लेते हैं वो कैसी लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो एक कैटाइन और एक एनाइन है। तो जब हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं लाइक दैट NaCl, ठीक है, जैसे NaCl बना रहे हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये रहेगा। तो जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ पे क्या काम करेगा, वो क्या बनाएगा, क्रिस्टल बनाएगा। और जो सोडियम है वो कहाँ पे फंस जाएंगे, वॉइड्स के अंदर फंस जाएंगे। आप पढ़ चुके हो ये। ठीक है, कि जब भी एटम्स को अरेंज किया जाता है, एटम्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल होते हैं तो उनके बीच में क्या बच जाता है, स्पेस बच जाता है। उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फिर कैटाइंस। कौन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कैटाइंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड है, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, उनकी कितनी रेडियस रेशियो आती है। ठीक है, कि उनकी जो रेडियस है वो कितनी है और कौन सा एटम ऐसा होगा कि भाई जो वहाँ पर फिट हो सकता है। ओके, तो वो हमें रेडियस रेशियो निकालनी है और अलग अलग हमें बताना भी है कि जो रेडियस रेशियो है वो एटम और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बीच में कैसे रिलेशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने क्या समझा कि जो रेडियस रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन का रेडियस मतलब कि जो वर्ड्स के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका रेडियस, डिवाइडेड बाय एनाइन मतलब कि जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसका रेडियस। ओके, अब एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि जो कैटाइन का साइज होता है, कैटाइन का साइज जो होता है वो हमेशा छोटा होता है और एनाइन का साइज कैसा होता है, बड़ा। मतलब कि कैटाइन की जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, छोटी, ऑलवेज किससे, एनाइन की रेडियस से। ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हो, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था आपने +1 क्लास के अंदर कि कैटाइन रेडियस जो होती है वो छोटी होती है, किससे, एनाइन रेडियस से। क्योंकि कैटाइन की रेडियस का मतलब क्या है, कैटाइन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो उसकी शेल है वो ही गायब हो जाएगी, तो साइज तो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कम हो जाती है। लेकिन एनाइन के अंदर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से साइज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। तो रेडियस जो होती है वो कैटाइन की कैसी होती है, छोटी होती है, और एनाइन की रेडियस कैसी होती है, बड़ी होती है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कि अगर कैटाइन की रेडियस जो है वो छोटी होगी तो रेडियस रेशियो भी कैसी होगी, कम होगी। और अगर एनाइन की रेडियस
छोटी होगी तो रेडियस रेशियो कैसी हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं, इनवर्सली हैं। और ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली हैं। अगर कोई पूछ ले कि रेडियस रेशियो जो होती है वो कैटायन की रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली होती है। जितनी ज़्यादा कैटायन की रेडियस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, टोटल रेडियस रेशियो होती है। और एनायन की रेडियस जितनी छोटी होती है तो रेडियस रेशियो कैसी हो जाएगी, उतनी ही बड़ी हो जाएगी। एक्चुअल में जो एनी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। किसके ऊपर, कैटायन की रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो क्या बताता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो स्टेबल कब होगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पॉइंट्स फॉर, ये लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या कहता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो कैटाइंस है, फर्स्ट पॉइंट, कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो आपस में कैसे होनी चाहिए, अटैच होने चाहिए। क्योंकि वो कैसे ले रखे तुमने, उनका साइज कैसा ले रखा है, स्फेरिकल ले रखा है। ठीक है, तो वो आपस में कैसे होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, तभी आयनिक कंपाउंड की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, कैटाइंस एंड एनाइंस आर इन स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप, वो किस में है, कैटायन और एनायन किस में होते हैं, स्फेरिकल शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, एंड मस्ट क्या है, टच टू ईच अदर, मस्ट टच टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हुए होनी चाहिए, टच करते हुए होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको कि भाई कैटायन और एनायन जो है अगर वो आपस में टच करेंगे तभी तो क्या बनेगा, अच्छा क्रिस्टल बनेगा, तभी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा होती है। और स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, फिर आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा हो जाती है। और स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा होगी, सेकेंड पॉइंट ये क्या बताता है कि जब किसी भी कैटायन को एनाइन सराउंड करेगा, क्योंकि कैटायन तो बीच में प्रेजेंट है और एटम्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं। क्योंकि कैटायन कहाँ प्रेजेंट है बेटा, वॉइड्स में। और दो टाइप के वॉइड आप पढ़ चुके हो, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और दूसरा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 6 एटम से बनता है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 4 एटम से बनता है। तो जो वॉइड के अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो किसके द्वारा सराउंडेड है, एटम्स के द्वारा ही सराउंडेड है। एटम्स मतलब कि एनाइन भी बोल सकते हैं आप उनको। ठीक है, अगर हम आयनिक क्रिस्टल के लिए पढ़ रहे हैं, आयनिक सब्सटेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, एनाइन, क्योंकि एनाइन ही क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कैटाइन कहाँ फंस जाते हैं, बीच में जाके वॉइड्स के ऊपर फंस जाते हैं। तो ये कहता है कि जब हम मान लीजिए कि ये कैटाइन का साइज है, ठीक है, तो कैटाइन का साइज यहाँ पर क्या लगेगा, एनाइन लगेगा, अगर यहाँ पे इसकी चारों तरफ क्या लग जाएंगे, एनाइन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि जो एनाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब भी हम कैटाइन को कोई भी अगर एनाइन सराउंड कर रहा है तो उस टाइम पे जो एनाइंस है वो एक दूसरे को टच ना करें। क्यों बेटा, इसका क्या रीज़न है कि अगर वो एक दूसरे को टच करने लग जाएगी तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि वो रिपेल भी तो करेंगे ना, ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है, तो रिपल्सिव पावर बढ़ जाएगी। आपको पता है इतना कि एनाइन पे सेम चार्ज हो जाएगा, दो एनाइन पे सेम चार्ज हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। रिपेल करने लग जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ते ही यू नो वेरी वेल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेकंड पॉइंट है वो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एनाइंस होते हैं दे कांट टच टू ईच अदर, वो एक दूसरे को टच करते हुए ना हो। तो आप सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हो, द एनाइंस do not touch to each other। ठीक है, एक दूसरे को वो टच करते हुए ना हो, वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर टच करेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ और भी है, ये कहता है कि हमने मान लिया कि जो एनाइन है, सिंपल जनरल बात है ये कि एनाइन जो है उसका साइज हमने फिक्स कर दिया। मान लिया यहाँ पर हमने कि जो एनाइन है उसका साइज हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने किस साइज का ले लिया, ये रहा है एनाइन का साइज, ये है। ठीक है, ये क्या है, एनाइन है। और कैटाइन का साइज मैं वेरी कर रही हूँ। अब बताना, कैटाइन जो है उसका साइज मैं वेरी करूँगी, एक बार ये साइज लूँगी और एक बार ये साइज लूँगी। तो क्या इनके साथ जो ये जो दो कैटाइन है, इनके साथ जो नंबर ऑफ एनाइंस हैं उनका जो नंबर है वो वेरी करेगा ना, मतलब कि जो एनाइंस का नंबर होगा, एनाइंस की जो संख्या होगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, ये छोटा कैटाइन है तो इसके साथ कम अटैच होंगे एनाइन, कम अटैच होंगे ना। और ये बड़ा एनाइन है तो बड़ा कैटाइन है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एनाइंस अटैच हो जाते हैं। तो ये बात भी आती है यहाँ पे कि अगर छोटा साइज है कैटाइन का तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जो एनाइन है सेम साइज का, अगर मैं इसी साइज का एनाइन यहाँ पर ऐड करूँ, देखो मैं ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, ये इसी साइज का ये ऐड करना है। ठीक है,
तो वो क्या कर पाएगा, इसको कम सराउंड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके लिए बनाए, इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं एनाइन बनाऊँ तो इसी साइज के ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अटैच करेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे। तो इसका यहाँ पर जो कितना हुआ 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 हुआ। तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ में ये आती है कि जितना बड़ा साइज होगा कैटाइन का, नंबर ऑफ जो एनाइंस हैं अटैच्ड विद देम कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, ज़्यादा, किसके साथ, बड़े साइज ऑफ कैटाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि जो रेडियस है कैटाइन का या जो एनाइन का रेडियस है, और उनको जब हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाती है, रेडियस रेशियो कहलाती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। अब रेडियस कैटाइन की रेडियस क्या होती है, एनाइन की रेडियस क्या होती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो कैटाइन की रेडियस है वो हम वॉइड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, कि वॉइड के अंदर कौन सा एटम है जो वो आ सकता है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ एनाइन है वो किसके लिए यूज़ करेंगे हम, रेडियस ऑफ एटम। एक्चुअल में एटम ही है, क्योंकि एनाइन क्या काम कर रहा है, क्या बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, ज्योमेट्री बना रहा है, एटम, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एटम ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मेन टॉपिक है वो अपना स्टार्ट होता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन, लिखेंगे आप इसको, ये जनरल था, रिलेशनशिप बिटवीन octahedral void, ठीक है, रेडियस ऑफ octahedral void, रेडियस ऑफ octahedral void एंड रेडियस ऑफ एटम, मतलब कि एनाइन, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम एनाइन इन द क्रिस्टल, ये सीखना है आपको इन द क्रिस्टल, ओके। जो ऑक्टाहेड्रल रेडियस जो है उसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करूंगी, और जो एनाइन का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लेट भी करनी पड़ेंगी। लेट द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू स्मॉल आर, रेडियस ऑफ एटम या एनाइन कैपिटल आर, ठीक है। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वो आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट करते हैं। बेटा डेरिवेशन है यहाँ पर, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके। क्या करना है कि आपको रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी तो कैटाइन ही होगा, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, दोनों में कौन फंसते हैं, कैटाइन ही जाकर फंसते हैं। और जो एटम्स होते हैं, जो एनाइंस होते हैं, वो एटम के फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब कि आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। कैपिटल आर एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ द एनाइन, ओके। और ये किसकी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन जाएगा, कैटाइन जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो है ये, रेडियस ऑफ द कैटाइन, ओके। यहाँ तक समझ में आता है। तो हमने मान लिया कि जो यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है, और एटम का जो रेडियस है वो आर है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो ये डायग्राम देखो आप यहाँ पे एक बार, यहाँ पर आपको ये छोटा सा बीच में दिख रहा होगा वॉइड, ये इस तरीके से मैं डिफरेंट कलर से इसको कर देती हूँ, ठीक है। ये वॉइड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कितने एटम से घिरा हुआ है, ये 6 एटम से, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 6 एटम से, ओके। यहाँ पे मैंने 4 एटम शो कर रखे हैं, एक ऊपर और एक नीचे वाला रेडियस शो नहीं किया है। नीचे वाला तो आप अज्यूम कर सकते हो, ऊपर वाला मैंने इसलिए शो नहीं किया क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है, फिर आपको दिखेगा नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि 6 एटम से क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो 4 एटम तो ये हैं, एक इसके ऊपर होगा, ठीक है, इमेजिन करें आप, एक इसके कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से वही चीज़ आपको लेनी है, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है, कौन सी, ए बी सी। तो यहाँ से आपको डेरिवेशन कैलकुलेट करना है, तो चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ये क्या है, यूनिट सेल की एज लेंथ होगी, क्योंकि यूनिट सेल के अंदर ही तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ना, और वॉइड भी वही यूनिट सेल के अंदर ही बनेगा, तो मैंने उसका स्मॉल पोर्शन उठा रखा है, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए एज लेंथ, और ये भी क्या है, एज लेंथ ए है, और ये भी क्या है, एज लेंथ ए है,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप यहाँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB कितना है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर हो गया इसको। और इसको अगर हम AC के फॉर्म में लिखें AC, ठीक है, तो कितना आ जाएगा √2A। यहाँ तक क्लियर हुई बात आपको। लेकिन जो AC है बट रेडियस के फॉर्म में, आप बताओ रेडियस के फॉर्म में जो AC है वो कितने R के बराबर है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डायग्राम के अंदर कि A और C ये वाली चीज़ देखनी है ना आपको। तो ये बड़ा स्फीयर हो गया और ये जो बीच में क्या है, ये क्या है वॉइड है, ठीक है। ये क्या है एटम है, तो एटम की रेडियस कैपिटल R मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है कैपिटल R, ओके, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा स्मॉल r हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा फिर से कैपिटल R हो जाएगा। तो जो कंप्लीट AC है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, 2R हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल r प्लस स्मॉल r, 2 स्मॉल r हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया AC किसके बराबर हो जाएगा और 2R प्लस में 2 स्मॉल r। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि जो रेडियस है मतलब जो AC है वो किसके बराबर है, R कैपिटल R और कैपिटल R, क्योंकि ये जो कैपिटल R है वो रेडियस किसकी है एटम की है और स्मॉल r रेडियस किसकी है हमारे पास इसकी है वॉइड की है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ही डिस्टेंस तो आपको कवर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर रेडियस देखनी है आपको कि रेडियस मतलब कि जो AC है वो कितने रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो एक बार क्या आ रहा है कैपिटल R आ रहा है, मैं इसको अलग अलग करके दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो काउंट करो इसको, ये कैपिटल R हो गया, यहाँ पे कैपिटल R प्लस फिर कौन आ गया स्मॉल r आ गया, फिर कौन आ गया स्मॉल r अगेन, फिर क्या आ गया तुम्हारे पास कैपिटल R। तो ये क्या बन जाएगा 2R प्लस में 2R। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, 2R प्लस 2R, दैट क्लियर। आगे देखो अब मैं इसको रब कर देती हूँ ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या है टॉपिक, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द एटम इन ए क्रिस्टल, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक हो गया। तो मैं उसको दोबारा से लिख देती हूँ ऊपर, AC इज इक्वल टू 2R प्लस में 2 स्मॉल r, ठीक है। अब AB देखो एक बार, ये AB किसके बराबर है A के बराबर है, AB किसके बराबर है A के बराबर है, बट AB इज इक्वल टू A के बराबर है क्योंकि एज लेंथ है ये। लेकिन रेडियस के फॉर्म में कैसे बताओगे आप, रेडियस के फॉर्म में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1R हो गया क्योंकि ये क्या है एटम है और एटम का रेडियस हमने किससे डिनोट किया था कैपिटल R से डिनोट किया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा कैपिटल R और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल R, ओके। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं वो 2R भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 2R लिख सकते हैं। और इसके अंदर हमें पता भी है कि AC अगर अपॉन AB करेंगे तो AC अपॉन AB करेंगे तो देखो आप 2R प्लस 2R डिवाइडेड बाई 2R, समझ में आ गया इतना। इसको सोल्व आउट करो, ठीक है, सोल्व करेंगे। इस 2R को बारी बारी इन दोनों के नीचे लिखो, इस 2R को पहले इसके नीचे रखा तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया, प्लस 2R अब इसको इसके नीचे रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और आगे क्या बच जाएगा R डिवाइडेड बाई कैपिटल R, इज दैट क्लियर। अब देखो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू AC अपॉन में AB, ठीक है। अब AC की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे कि जो AC की वैल्यू आई थी ये √2A, ठीक है, √2A। और जो AB की वैल्यू है वो कितनी है A है, ठीक है। इनको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो A से ही कैंसिल आउट हो गया। अब आपको इसको छोड़ना है, इनके बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है। ये भी दोनों चीज़ें कैसी हैं इक्वल हैं, ये रब कर देती हूँ मैं यहाँ। अब क्या होगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √2 अपॉन 1 ही बचेगा यहाँ पर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 1 को उठाकर उधर ले जाओ। अब देखेंगे 1 यहाँ पर किस इनके साथ कैसे है प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो √2 अपॉन माइनस में 1, इतना समझ में आता है। अब आगे सोल्व करेंगे तो स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है, -1, ओके। इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 आ गया इतना। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। क्या ये रिलेशन नहीं आ जाएगा आपके पास अगर मैं स्मॉल r निकालूँ तो यहाँ से, ठीक है। स्मॉल r मैंने यहीं रखा, ये r कैपिटल R इसके डिवाइड में था, उधर जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R,
ठीक है। तो ये कहता है कि किसी भी एटम को अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिक्स होना है तो उसकी रेडियस कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.414, इतनी आर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कैपिटल आर के इतना, जब कैपिटल आर की रेडियस आपको पता हो और उसको कितने से मल्टीप्लाई करो आप 0.414 को, तब वो क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो तब उस एटम का कोई भी एटम अगर हम फिक्स करना चाहते हैं, जैसे लड्डू रखे हुए हमने, लड्डू को अच्छे से अरेंज कर रखा है, बीच में स्पेस पड़ा हुआ है, तो बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अच्छे से फिक्स कर दें ताकि वो सारा स्पेस घेर ले। ठीक है, तो उसकी रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ से आप रेडियस रेडियस निकालेंगे किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होना चाहिए, 0.414 कैपिटल आर। ओके, आर फिर से सुन लो, आर क्या है, रेडियस ऑफ द एटम, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो ये क्या था, रिलेशनशिप था किसके बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द एटम। अब पढ़ना है रिलेशन किसके इसके बीच में, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, और आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने एटम से मिलकर बनते हैं, कितने एटम से मिलकर बनते हैं, वो 4 एटम से मिलकर बनते हैं। कौन, टेट्राहेड्रल वॉइड, कितने एटम से मिलकर बनते हैं, वो 4 एटम से मिलकर बनते हैं। ये आप डायग्राम भी बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, ये डायग्राम है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो आप लिखेंगे टॉपिक रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, मतलब कैपिटल आर। ओके, और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर लिख सकते हो आप स्मॉल आर, फिर से वही चीज़ है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम मतलब कि कैपिटल आर, इनके बीच में आपको क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो उसके लिए डायग्राम ये है बेटा, आप ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम में यहाँ पे बना रखा है, आप भी इसको बना लीजिए नोटबुक के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जो एटम, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कितने एटम्स के द्वारा सराउंडेड होता है, 4 एटम्स के द्वारा। तो मैंने 4 एटम बना रखे हैं, ये 2 कॉर्नर पे हैं, 3 कॉर्नर पे हैं, सारे कॉर्नर पे हैं ये। ठीक है, कॉर्नर पे, और बीच में क्या बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पर, बीच में बॉडी डायगोनल के बिल्कुल सेंटर में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो बॉडी डायगोनल होता है उसके हाफ डिस्टेंस के ऊपर क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाता है। पोजीशन वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी डायगोनल के कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं अपने पास, 4 होते हैं ना, होते हैं, और एक बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, तो हाफ पे कितना होगा, 1 होगा, बॉडी डायगोनल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम के बीच में आपको रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। फिर से यहाँ पर वही चीज़ मानेंगे हम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से लिख लो, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी से इसको डिनोट कर रही हूँ मैं, स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल आर। एज लेंथ कितनी मानोगे, एज लेंथ कितनी मानोगे बेटा, 1। ठीक है, वही चीज़ें सारी। फिर से इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, AC स्क्वायर, ये क्या है, AD, मतलब ABC। ठीक है, और ये क्या है, AD, तो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पर लेनी है। ओके, ये भी कितनी, ये क्या है, एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, लेकिन रेडियस के केस में हम इनको अलग अलग से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल के अंदर फिर से कैलकुलेट करो, AC स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2A स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर, और AC अगर कैलकुलेट करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, √2A के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, √2A के बराबर। ठीक है, अब AC कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ पे, लेकिन AC जो है वो किसके बराबर है, रेडियस के केस में, क्योंकि ये एटम्स जो है वो आपस में टच कर रहे हैं, जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो एक कैपिटल R इसका और एक कैपिटल R इसका, तो ये किसके बराबर हो गया, 2R के बराबर हो गया। AC किसके बराबर हो गया, 2R के बराबर। अब देखो इनमें रिलेशन निकालो, √2A इज इक्वल टू 2R। ओके, यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करो, R किसके बराबर हो जाएगा, √2A अपॉन में 2। ठीक है, हो गया ये, इसको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो R है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कि जो R है वो किसके बराबर होगा, √2A अपॉन में 2, एक ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन क्या डाल देते हैं, 1।
इसको कौन सी इक्वेशन डाल देते हैं 1। फिर से समझ लो एक बार कि ए सी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया हमारे पास √2a, ए सी आ गया, ए सी कितना आ गया √2a आ गया। लेकिन अगर हम ए सी को किसकी फॉर्म में देखें, रेडियस के फॉर्म में देखें, तो ये दोनों जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल के केस में, बीसीसी के केस में मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और जो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो ये भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर कैपिटल आर, ये जो एटम का रेडियस है और ये भी एटम है, इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर होगा, तो 2r के बराबर हो गया ये। तो इनके बीच में रिलेशन पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दी, कैपिटल आर की वैल्यू। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू √2a/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं किसके ऊपर, जो ट्राइंगल ये है हमारे पास ADC, ADC, तो इसके अंदर फिर से क्या निकालना है, AC स्क्वायर। तो लिखेंगे आप यहाँ पर इन ट्राइंगल ADC। ADC के अंदर क्या होगा कि AD स्क्वायर निकाल लो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर कितना था 2a स्क्वायर, और DC स्क्वायर कितना है, DC क्या है, एज लेंथ है, ये भी तो एज लेंथ ही होगी ना, एज लेंथ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पर जो AD है वो किसके बराबर आ जाएगा, √3a। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो जो AD है वो हमने एज लेंथ के फॉर्म में तो यहाँ पर कैलकुलेट कर ली √3a, लेकिन जो AD है वो रेडियस के केस में कैसे कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट करेंगे हम कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो है वो कैपिटल आर, क्योंकि ये भी तो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि बीच में जो रूम है उसके बीच में जो एटम प्रेजेंट है वो कॉर्नर वालों के साथ क्या करेगा, टच करेगा, तभी तो बॉडी डायगोनल बनेगा ना। ठीक है, तो जो एटम का रेडियस होगा, ये तो एटम है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। ये तो वॉइड है जो 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, घिरा हुआ है, और वॉइड की रेडियस हमने क्या ले रखी है, स्मॉल आर। देखो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये टोटल इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, इसकी फिर से रेडियस यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होगा उसकी फिर से रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। तो AD टोटल किसके बराबर हुआ, ये कैपिटल आर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा वॉइड हो गया तुम्हारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, तो पूरा स्फीयर है ये, तो इसके लिए रेडियस कितनी बनेगी, 2r। ठीक है, तो कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो AD किसके बराबर हुआ यहाँ पर, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस में कैपिटल आर। तो ये किसके बराबर आ गया, 2r प्लस में 2 स्मॉल आर। क्लियर हो गई बात। लेकिन हमें तो किसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड। रेडियस किसकी लेनी है, टेट्राहेड्रल वॉइड की। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था, ये स्टार्ट करने से पहले, कि एक बॉडी डायगोनल के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। कौन, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी डायगोनल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका हाफ लेना पड़ेगा मुझे, AD का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ करेंगे, AD इज इक्वल टू, तो हाफ करेंगे तो कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, यही तो बनेगा। ठीक है, और AD की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, वो कितनी थी, √3a। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख लो आप कि जो AD है वो हमारे पास आया किसके बराबर है, √2 कैपिटल आर प्लस में 2 स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर लिख लो एक बात आप, कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जिसका लिखने से पहले आप लिखो यहाँ पर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट at the center of body diagonal, at the center of body diagonal। ठीक है, सेंटर पे बॉडी जो डायगोनल है उसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। क्या, कौन प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड AD का हमें क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। अब करके दिखा दो इसको, मैं इसको रब कर देती हूँ ऊपर से। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो किसके बराबर आ गया तुम्हारा, AD/2। ठीक है, AD कितना है, 2r प्लस में, मतलब अब AD का हाफ करोगे तो कैपिटल R प्लस में स्मॉल r हो जाएगा। लेकिन AD और भी तो कैलकुलेट कर चुके हो आप ना, वो किसके बराबर है, √3 के बराबर। तो इसका भी क्या करना है, आपको हाफ करना पड़ेगा, √a/2 हाफ हो गया। ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ बना चुके हो, सेकंड इक्वेशन ये आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 2/1। ठीक है, 2 को किससे डिवाइड कर देना है, 1 से डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग लिखेंगे आप इक्वेशन 2/1। ओके, तो पहले तो 2 को लिखेंगे कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें पहले लिख लो, और यहाँ पर क्या है, कैपिटल R।
ठीक है, इजिकल टू इसका क्या है √3a/2। ओके, इसके डिवाइड में किसको करना है इक्वेशन फर्स्ट को, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है √a, ये 2 इसके डिवाइड में 2 आएगा तो ये अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बना हमारे पास भाई कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू √3/√2। ये चीज़ तो बचेगी। आगे फिर से सॉल्व करो इसको, सेम चीज़ जैसे हमने पहले वाले में किया था, फिर से सॉल्व करेंगे इसको। इस r को पहले इसके नीचे लिखो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में, अब जब इसके नीचे काम करेगा तो ये चीज़ आ जाएगी इज इक्वल टू √3/√2। अब क्या काम करोगे आप, ये 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये इधर क्या बचा स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √3/√2। 1 इसके साथ प्लस में है, इधर इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लो, इस इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा √2। ठीक है, इससे ही कैंसिल आउट √3, इसको करोगे सॉल्व आप √2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 आपको पता है कितना होता है 1.732 1.414 डिवाइडेड बाय √2 अगेन नीचे 1.414। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.225 ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो r आएगा, जो रेडियस r आएगी वो किसके बराबर आएगी 0.225 कैपिटल R। क्लियर हो गई ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एटम को आपको किस में फिक्स करवाना है टेट्राहेड्रल वॉइड में फिक्स करवाना है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कितना 0.225 मल्टीप्लाइड बाय, और अगर आपको एटम का रेडियस दे रखा होगा तो उस रेडियस से इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, वही एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में फिक्स हो सकता है। ठीक है, जिसका रेडियस इस वैल्यू के बराबर होगा। सब बात समझ में आ गई। R क्या है रेडियस ऑफ द एटम, मतलब कि एटम क्या किस में एटम क्या काम करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं, ज्योमेट्री बनाने में हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि ज्योमेट्री कौन बनाता है एनायंस बनाते हैं, और जो कैटायंस होते हैं वो स्मॉल साइज की वजह से उस वॉइड में फंस जाते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो या फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, तो वो वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होती है, जो ज्योमेट्री होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो लैटिस बनता है उसमें कौन हेल्प करते हैं एनाइंस। ठीक है, एनाइन क्या बनाते हैं क्रिस्टल बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो कैटाइंस होते हैं वो अपने छोटे साइज की वजह से कहाँ फंस जाते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फंस जाते हैं। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, कितने एनाइन से मिलकर बनेगा ये 6 से, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से बनता है 4 से। इनके बारे में पूरी डिटेल हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आपने क्या करना सीखा कि जो रेडियस रेशियो है, ठीक है, मतलब जो रिलेशन है किस किस के बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, और दूसरा क्या सीखा कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए 0.225 कैपिटल R, मतलब इसके बराबर होना चाहिए, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना आया था 0.414 कैपिटल R। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन था, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक छोटी सी टेबल है बेटा, वो बना लो। अब मैं बनवा देती हूँ आपको कि अगर रेडियस रेशो इनसे जैसे 0.225 से 0.414 के बीच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। या था तो ये भी पोर्शन नहीं है कभी भी एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकल पोर्शन में कि होता ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं, और अगर वो एटम्स प्रेजेंट है, एनाइंस प्रेजेंट है, और बीच में क्या बन रहे हैं वॉइड्स बन रहे हैं, और क्या टाइम वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, तो उनके बीच में कितना रिलेशन आना चाहिए, मतलब रेडियस कितनी होनी चाहिए। अगर हम उस टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करवाएं भी तो जो एटम है हमारे पास उसका हम रेडियस कितना लें ताकि वो पूरा स्पेस उसके अंदर से ऑक्यूपाई कर जाए। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ, वो टेबल लिख लो आप। किस किस के बीच में है, क्या टेबल है वो, आपको रेडियस रेशियो, ओके, और आपके पास आपको पता हो जाएगा उससे ज्योमेट्री क्या होगी और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस रेशियो, इधर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर आ जाएगी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है, और इधर आ जाएगा एग्जाम्पल, इधर आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आता है इतना। तो हम इसको स्टडी करेंगे। अगर रेडियस रेशियो कितनी है 0.155, ठीक है, 0.155 से 0.225, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 3।
शेप कौन सी रहेगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लानर। एग्जाम्पल में आप B2O3 याद रख सकते हो, बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट जो रेडियस है 0.225 से अगर 0.414 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, ठीक है। और तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, जिंक सल्फाइड, ZnS। ओके, जिंक +2, सल्फाइड, सल्फर जो होता है -2। नेक्स्ट फिर आता है 0.414 से, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.414 से 0.732, 0.732, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 6, और जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए, वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा NaCl, कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर, NaCl आ जाएगा। और एक और है 0.732 से 1, टोटल 1 के बीच में, तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी वो कौन सी होगी, क्यूबिक, कौन सी होगी, क्यूबिक होगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं सीजियम क्लोराइड का, कौन सा आ जाएगा, सीजियम क्लोराइड का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आएगा यहाँ पर, सीजियम क्लोराइड का। तो ये 4 ही फॉर्म है कि अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बेटा, कि जो अपने पास कैटाइन है, कैटाइन को कितने एनायन सराउंड कर पा रहे हैं विदाउट टचिंग ईच अदर, जो एनाइंस हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। देखो एक सिंपल सी बात है, आप बोर्ड पे देखेंगे सभी बच्चे कि एक कैटाइन ये ले लिया मैंने और एक कैटाइन ये ले लिया, ठीक है। थोड़ी सी और बना लेते हैं इसको, एक कैटाइन ये वाला ले लिया, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये छोटा है ये बड़ा है थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसको छोटा करेंगे ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, इसके सराउंड एनाइन को क्या करना है, मतलब कि लगाना है। और एनाइन का साइज मैंने ले रखा है, ये एनाइन का साइज ले रखा है, इतना बड़ा साइज लेना है। तो इस कैटाइन के लिए मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पर लगेगा और एक क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करो, सेम साइज की होनी चाहिए दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, एनाइन है, ये भी क्या है, एनाइन है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस कैटाइन के साथ इतने बड़े साइज के 2 ही एनाइन लग पाएंगे। कहीं आप सोचो कि सोच तो रहे होंगे कि ये वाला स्पेस भी तो बचा हुआ है, यहाँ से भी अटैच करके इसको अच्छे से क्या कर सकता है, सराउंड कर सकता है। लेकिन अपन को स्टेबिलिटी भी देखनी है, हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी भी देखनी है एटम की, पूरे क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि एनाइन अगर आपस में टच करने लग जाएंगे ना तो उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी। अब आप एक बात देखो, ये अगर यहाँ पे कोई भी एनाइन आप लगाने की कोशिश कर रहे हो इसे टचिंग करते हुए, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन होगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी रहे और कितने एनाइन को आप क्या कर सकते हो, सराउंड कर सकते हो, किससे, टेट्राहेड्रल बॉडी या ऑक्टाहेड्रल बॉडी या फिर कैटाइन से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना रहेगा तुम्हारे पास, 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 2। क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड विद ए सेंट्रल एटम, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक एटम्स के द्वारा जो अटैच होंगे दूसरे जो एटम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसके बाद देखो इसमें मैं कितने सराउंड कर सकती हूँ, जितना बड़ा कैटाइन होगा ये भी उतने ही बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेस बच गया ना यहाँ पे, इन दोनों के बीच में भी स्पेस रह गया। तो ये भी एनाइन है, ये क्या है, कैटाइन है, ये क्या है, एनाइन है, और ये क्या है, ये भी एनाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन इनके बीच में रिपल्शन तो नहीं है, यहाँ भी स्पेस बच गया, यहाँ भी बच गया, इन दोनों के बीच में भी स्पेस बच गया। तो स्पेस बच गया तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपल्शन नहीं होगी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही थी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, जो भी हम स्पेसिफिक एटम ले रहे हैं उसके द्वारा कितने दूसरे एटम्स जो है वो अटैच्ड हैं, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो ये वही चीज़ है कि रेडियस रेशियो अगर इसके बीच में आएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना आएगा, 8 आएगा। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्यूबिक, और उसका जो एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा, सीजियम क्लोराइड होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की रेशियो होगी तो उसके लिए कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और वो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, उस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसी के अंदर ही कि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं कि जो सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जो हैं ये एक दूसरे के क्रिस्टल्स को, मतलब एक दूसरे के क्रिस्टल में चेंज हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना, 6:6 है, ठीक है। और सीजियम क्लोराइड का कितना है, 8:8 है। लेकिन 2 फैक्टर्स की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो आपस में क्या हो सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं। इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है। मैं आप लिखवा देती हूँ नोट।
लेकिन वो दो फैक्टर कौन से हैं? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। समझ में आई बात? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप NaCl पे प्रेशर ज़्यादा लगा दोगे, NaCl स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर आप प्रेशर ज़्यादा लगाए जा रहे हो, तो वो 100% किस में चेंज हो जाएगी? सीजियम क्लोराइड में। समझ में आई बात? और अगर आपके पास सीजियम क्लोराइड है और उसका आपने टेम्परेचर 760 से ऊपर कर दिया, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो दो फैक्टर कौन से हुए? प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछा जाता है ये। क्या कि जो NaCl और सीजियम क्लोराइड है उन पे क्या इफेक्ट जाएगा, क्योंकि CBSE के अंदर तो सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग बनती है, ठीक है। कैसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसमें सीजियम क्लोराइड और जो सिल्वर ये है सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड जो है वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, नोट डाल के लिखेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर the two crystal structures interchanged। समझ में आई बात? इंटरचेंज। इसमें आप एग्जाम्पल में क्या पढ़ोगे? मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल में NaCl, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो 6 है। ओके, तो इसमें यहाँ पर मैंने प्रेशर को क्या कर दिया? हाई। अगर मैंने प्रेशर हाई कर दिया, प्रेशर लगा दिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, प्रेशर को हाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी? सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब कि 8:8। और अगर इधर जाके मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया अबव 760 केल्विन, ठीक है। अगर 760 केल्विन है, सीजियम क्लोराइड को मैंने टेम्परेचर दे दिया कितना? 760 केल्विन, तो सीजियम क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड के अंदर, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट तो वैसे भी जाता है। और टेम्परेचर तो भैया हमें पता ही है कि टेम्परेचर जो सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर भी फ्लूइडिटी ला सकता है। आपको पता है ना ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से तो जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, अब इसकी बेस में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करा देती हूँ, 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे लिंक दिया गया है उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल लिखेंगे पहले आप, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये कहता है एक न्यूमेरिकल में देखो, ये कहता है कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच p एटम्स, मतलब कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 2 एटम्स के द्वारा बनी हुई है। किस किस के द्वारा? p और q, मतलब कि p और q, उनमें से एक कैटायन हो सकता है, एक एनायन हो सकता है, ठीक है। तो इसने डिफाइन नहीं कर रखा कि कौन कैटायन है कौन एनायन। इसने ये बता दिया कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये देखो यहाँ पर q एटम्स फॉर्म HCP लैटिस। क्या फॉर्म कर रहे हैं वो? HCP लैटिस, ठीक है। क्या फॉर्म कर रहे हैं? HCP लैटिस। एंड p एटम्स ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो p एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड पे, मतलब वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, या फिर राइट द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा उस कंपाउंड का, उस क्रिस्टल का? फिर से सुनो न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल देखेंगे आप, एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो p और q के द्वारा बनी हुई है, और जो q एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं? वो क्या बना रहे हैं? HCP लैटिस बना रहे हैं। मतलब p एटम्स जो हैं वो ये हैं, कौन? q। और जो p एटम्स है उन्होंने सारे के सारे क्या ऑक्युपाई कर रखे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जो p है वो क्या है? कैटायन है, और q जो है वो क्या है? एनायन है, क्योंकि वो किस में हेल्प कर रहे हैं? लैटिस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एटम की अगर कोई पूछ ले कि एटम कौन होगा, यहाँ पर एनायन होगा, वो कौन होगा? q, ठीक है। तो q एटम क्या बना रहे हैं? HCP लैटिस बना रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स तो ये हो गए। और p जो एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो आप ध्यान रखें, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने रिलेशन पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो HCP लैटिस है वो कौन बना रहे हैं? HCP लैटिस बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? q एटम्स। तो यहाँ पर q किसके बराबर हो जाएंगे? n के बराबर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मानते हैं हम? n। मान लो यहाँ पर लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स
कितने हैं n, और उसने ये कह दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या बना रहे हैं, लैटिस बना रहे हैं, वो कौन है, q है, मतलब इनका नाम क्या हो जाएगा, n का क्या नाम हो जाएगा, q, ठीक है। और जो p एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, एट टेट्राहेड्रल, मतलब सारे के सारे टेट्राहेड्रल। तो आपको एक चीज़ बताई गई थी कि जो जैसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 2n के बराबर होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n है ना तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, n, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ओके। न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा, कोई भी ये वाला जो फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर कितने हैं, n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, डबल होंगे उसके एटम्स के, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो कितने होंगे, उतने ही जितने क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो p की वैल्यू आपको पता चल गई, p किसके बराबर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, मतलब n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, ठीक है। तो q रेशियो अगर हम p निकालेंगे इस तरीके से तो q कितना है, n है, ठीक है, और ये कितना है, p, कैंसिल आउट करेंगे तो p2q, क्या फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास, p2q आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था कि जिसमें आपको पता होंगे कि भाई जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको फिर आगे हम सोल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल और भी है जिसमें देखो आप यहाँ पे सोल्व कर दिया होगा, एक न्यूमेरिकल और देखो, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी कम्प्लीटली। इसमें क्या कह रहे हैं कि दो एटम्स हैं, जो एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल, वो बना हुआ है, दो एटम्स के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, दो एटम के द्वारा बना हुआ है। तो कौन कौन से हैं, ए और बी। तो ये क्या कह रहा है कि जो बी है, बी फॉर्म्स HCP लैटिस, ठीक है, बी जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। और जो ये है तुम्हारे पास ए है, ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब कि जो ए एटम्स है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कि जितने भी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उस क्रिस्टल के अंदर उसके 2/3 पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। कौन, एटम्स ए। फिर से सुन लो एक बार, इसने बता दिया कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल बना रहे हैं, कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं, उसमें जो बी है, बी कहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या बना रहे हैं, HCP लैटिस, मतलब वो लैटिस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो ए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कि जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे ना उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी होंगे उसके 2/3 पार्ट पे प्रेजेंट है, कौन, ए, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट कि जो बी है उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अल्टीमेटली, n, वो तो n ही होगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू, ए कहाँ पे प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बट टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे तुम्हारे पास, 2n। ये तो आप जानते ही हो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं क्या होते हैं, डबल होते हैं, किसके, नंबर ऑफ एटम्स के। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2n, तो कितना हो गया ये टोटल 4n/3, ठीक है, 4n/3 ये हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब इनका रेशियो निकाल दो आप, 4n/3 इनका रेशियो निकालेंगे आप तो b रेशियो a, ठीक है, b रेशियो a, b की वैल्यू कितनी है, n, और यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 4n/3। अब 3 को इधर उठा लो, इसको आगे सोल्व करोगे तो b रेशियो a में क्या सोल्व हो जाएगा, ये इस 3 को इधर लेके आओगे कितना बन जाएगा, ये 3n, और ये कितना हो जाएगा 4n, हो गया। यहाँ पे n से n कैंसिल आउट, a के नीचे कितना है 4 और b के नीचे कितना है 3 है, तो फॉर्मूला क्या बना तुम्हारे पास, A4B3। उस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या बना, A4B3, मतलब पूछ क्या रहा था वो इसके अंदर की फॉर्मूला बताओ, क्या था कि ये क्रिस्टल बना हुआ है, क्रिस्टल लैटिस बनी हुई है किससे, ए बी मोलिक्यूल्स, ए बी एटम से मिलकर बनी हुई है। बी एटम्स तो किस में बिजी है, HCP लैटिस बनाने में बिजी हैं, स्ट्रक्चर बनाने में बिजी हैं। लेकिन जो ए एटम्स हैं उन्होंने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले में टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल पता होनी चाहिए, और फिर उसका क्या लेना है तुम्हें, 2/3 लेना है, 2/3 पार्ट लेना है किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड हमने कैलकुलेट कर दिया, टोटल कितना आ गया 4n/3। तो पूछ रहा था यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूल का, उस आयनिक कंपाउंड का क्या
फॉर्मूला होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या फॉर्मूला आएगा इसका, A4B3। तो कोई भी आइटम्स हो सकते हैं यहाँ पे, हमने तो A और B से समझाया हुआ है इसको, ठीक है, न्यूमेरिकल में। लेकिन इसमें कोई भी आइटम ये ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी जो आइटम्स हैं वो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है बेटा। ये था थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और फिर इसको लिख के नोट्स बना के इसको फिर याद करेंगे, ताकि ये अभी के भी याद रह जाए। अगर आपने इसको कल पे छोड़ दिया तो फिर ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे नोटबुक के अंदर, तभी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये था सब कुछ किसके बारे में, रेडियस रेशो के बारे में, ओके। रेडियस रेशो का फिर हमने पता लगा दिया था कि रेडियस रेशो अगर इतनी इस केस के बीच में होगी तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो यहाँ तक ये लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।